पर आपको एहसास है ना ओवैसी जी की जब आप इस तरह की बातें करते हैं, आप हर किसी से दुश्मनी मोल ले लेते हैं, फिर तो परिस्थितियां ऐसी बनती है ना कि ये सब भी आप पे आक्रामक होते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए ये तो किसी ना किसी तरीके से बीजेपी की ही मदद करने में, बी टीम बनने में लगे रहते हैं। क्योंकि आप देखिए, आप चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, आप सब पर बोलने लगते हैं, सबको सबसे दुश्मनी मोल लेते हैं। मैडम, अगर सच्चाई को बोलने के लिए सारी दुनिया से दुश्मनी मोलना पड़ेगा तो मोल लूंगा। कम से कम जब खबर में जाऊंगा तो इस बात का तशनीगी नहीं रहेगी कि मैंने सच को नहीं बोला। दुश्मनी कर लेंगे, कोई खुदा है क्या? ये तमाम जिनका आप नाम लिए खुदा है क्या? मेरी और आपकी इज्जत देने वाला तो ऊपर वाला है मैडम, रिजर्व देने वाला वो है। ये लोग क्या करेंगे? बहुत जबरदस्त क्या करेंगे? आपके अख्तियार जो कर लीजिए, मगर सच को तो बोलना पड़ेगा ना। आप देखिए, एक बात सुनिए मैडम, आपके ताल्लुक से, माने आपकी फेडरेलिटी के ताल्लुक से कहा गया कि आप लोग वल्चर्स हैं। आप माइग्रेंट लेबर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आप वल्चर्स हो गए? क्या मीडिया अपना काम न करे? सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ कहती है 31 मार्च को कहा कि कोई रोड पर नहीं है, जबकि लोग रोड पर हैं। वल्चर्स कह दिया गया मीडिया के लोगों को, और मीडिया काम ना करे, इस पर भी तो बोलना पड़ेगा। तो इस माहौल ऐसा है मैडम कि सिर्फ तारीफ करो, पावर में वो चाहता है कि उनके खिलाफ कोई अपोजिशन की आवाज आए, सब कव्वाली पार्टी बन जाए, मुशायरा करे, वाह वाह करें। तो ये मुझसे नहीं हो सकेगा, बोलना पड़ेगा। गलती जहाँ पर बीजेपी की होगी, मोदी सरकार की होगी, बोलेंगे। हाँ, मैं भी गलती कर रहा हूँ, बोलिए मेरे खिलाफ, आप कौन रोक रहा है? आप लेकिन इस पर तो सवाल मैंने खुलकर किया, कानून मंत्री से कुछ देर पहले किया कि इस तरह की बात जब सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कोर्ट में मीडिया के बारे में, तो क्या आपकी सरकार इससे सहमत है? तो उन्होंने कहा कि एक संदर्भ में ये बयान दिया गया था, हम मीडिया का सम्मान करते हैं, हर मुद्दे पर आप सवाल तपाक मुझसे पूछ रही हैं, यही इस बात का परिचय है। तो यही तो इनकी थियरी ऑफ कंफ्यूजन है कि ये कोर्ट में एक बात कहेंगे, जब कोर्ट में एएसजी बात करेंगे तो वो सरकार की बात करेंगे, और कानून मंत्री आपके पास आकर दूसरी बात करते हैं। एएसजी का पूरा इशारा मीडिया के ऊपर था, वो मीडिया पर तनकीद कर रहे थे, और जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनके बारे में कहा देयर प्रॉफिट्स ऑफ डूम। जो मीडिया के लोग पैसे जमा करके अपना पैसे दे रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, वो प्रॉफिट्स ऑफ डूम है। जो लोग काम कर रहे हैं, हर काम आप सबको। ओवैसी साहब, चलते चलते अब एक आखिरी सवाल। देखिए, आने वाले दिनों में परिस्थितियां सामान्य होंगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो पहला वो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी को हम देश की संसद में आक्रामक अंदाज में देखेंगे? कौन सा वो मुद्दा है जो आपके मन में इस वक्त सबसे अहम है, जिसको आप ठीक होने के बाद परिस्थितियां उठाना चाहेंगे? ये मोदी सरकार ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से देश के 25 करोड़ माइग्रेंट लेबरर्स को बर्बाद कर दिया, उनकी मौत के जिम्मेदार है, उनके भूख के जिम्मेदार हैं, और जो नौकरियां चले गई है 12 करोड़, कभी आने वाली नहीं है। जीडीपी 3% हुआ, -30% होने वाला है। यह है मुद्दा होगा। इन गरीबों को, सरकार को इनके अकाउंट में पैसे डालना पड़ेगा। अब यहाँ तैयार हो जाइए, देश की जनता को बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, और इसलिए कि मोदी सरकार की गलत प्लानिंग की वजह से, इनके धोखे की वजह से लोगों को कह दिया कि थाली बजाओ, दिए जलाओ। आज 25 करोड़ लोग नौकरियां बेरोजगार। अच्छा सर, ठीक है, एक सवाल मेरे मन में जो शुरू में भी मैं पूछना चाह रही थी, लॉकडाउन लागू करने की सही नीति क्या होती है? अगर अनप्लान्ड था तो सही तरीका क्या है? मैडम, सही तरीका यह होता कि मुझे और आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता। सर, फिर तो संक्रमण बढ़ जाता ना। पहला केस 30 जनवरी को आया था सर। बिल्कुल मैडम, पहली 30 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक 15 लाख आपने पैसेंजर्स को अलाउ किया इंडिया में। क्यों अलाउ किया? आपने टेस्टिंग शुरू कर सकते थे। आप माइग्रेंट लेबरर्स को आज भी जा रहे हैं, आप उनको पहले भी जाते। सिर्फ माइग्रेंट लेबरर्स को आप कुछ नहीं करते, आप टेस्टिंग को बढ़ाते, आप अस्पतालों में आईसीयू यूनिट बढ़ाते, बेड कैपेसिटी बढ़ाते। क्या हो रहा है मैडम? आज दिल्ली में लाशें रखने की जगह नहीं है। दिल्ली के अस्पताल में कंटेनर लाकर रखा गया है कि लाशों को उस पर रखा जाएगा। ये भारत में हो रहा है। हम चांद पर सैटेलाइट देना चाह रहे हैं और गरीबों से इनकी जिंदगी का ये हाल करेंगे। अफसोस होता है कि 1 साल के मुकम्मल पर बीजेपी खुशियां मना रही है। अरे, आप बर्बादी पर, किसी की लाशों पर अपनी खुशियां मत मनाइए। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त जरा हमें और मिला है, इसीलिए ओवैसी जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक वक्त पर जब ये संक्रमण नहीं हुआ था, कल्पना करना मुश्किल था जिस तरह का विरोध हम सीएए को लेकर आपकी पार्टी की तरफ से देख रहे थे, शाहीन बाग से लेकर तमाम जगहों पर विरोध बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन ने सब पर लॉक लगा दिया।
सरकार पे भी लगा दे रहा मैडम। कौन सा एनपीआर, सरकार पर भी तो लग गया लॉकडाउन। एनपीआर एनआरसी कहाँ कर पाया आप बड़े दावे कर रहे थे। मैं स्टेटिस्टिकली कह रहा हूँ, कोई खुशी में नहीं कह रहा हूँ, वरना कल चला देंगे दूसरे चैनल वाले के असदुद्दीन ओवैसी अंजन ओम कश्यप के साथ लॉकडाउन का मजाक उड़ाए। नहीं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से ना आप एनपीआर कर सके ना एनआरसी कर सके। अच्छा मैडम एक बात बता, ये बोलते हैं ना कि इतना इनके पास अकाउंट, अरे भाई आप माइग्रेंट लेबरर्स का आपके पास क्या है बताइए ना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा लेबर मिनिस्टर को, कहाँ है लेबर मिनिस्टर हमारे? लेबर मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठते, बेचारे शरीफ आदमी है, सीनियर एमपी है 7 मरतबा के, मगर कहीं पर नजर नहीं आते। लेकिन जिन जनधन खाता बनाने पर एक वक्त पर आप लोग मजाक उड़ाते थे, उनका कहना है कि हमने सबका खाता खोला तभी तो हम डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए जितनों को भी मदद पहुंचा पा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। क्या अगर आपका जनधन अकाउंट इतना कामयाब होता मैडम, तो वो बच्चा अपनी माँ के लाश के पास खेलता नहीं। अगर आपका जनधन अकाउंट इतना कामयाब होता तो ट्रेन में 85 लोग नहीं मरते। अगर आपका जनधन अकाउंट इतना कामयाब होता तो देश में आज माइग्रेंट लेबर वापिस नहीं जाते अपने घर को। आपका जनधन अकाउंट कामयाब हुआ। अगर बीजेपी ये कह रही है तो उनको शर्म आनी चाहिए। हकीकत की दुनिया में आइए, रियलिटी को फेस करिए। अगर आपका जनधन अकाउंट इतना कामयाब होता तो ट्रेन में लोग पानी के लिए नहीं मरते। ये जनधन अकाउंट है आपका।